हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे इस लेक्चर की तो ये है डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर, जिसके अंदर हम डेली करंट अफेयर के जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर होते हैं उनके फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की, तो उसके लिए काफ़ी कम समय बचा है। तो अपने हर एक दिन को बेटर वे में यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से प्लान करके, अच्छे से प्लानिंग करके हर एक दिन को बेटर वे में रीड और रिवीजन के अंदर ही यूटिलाइज करना है आपको। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश कीजिए कि इस साल होने वाले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करो और आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो, उसका जो क्रैक करने के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हों। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो वो है रिमोट ईवीएम के बारे में। स्टूडेंट्स, रिमोट ईवीएम का जो टॉपिक है वो इस वजह से न्यूज़ के अंदर है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट समय में जो बजट की जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। तो उसी बजट की जो प्रोसीडिंग होती है या पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री है वो अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से उनसे जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन आवर के अंदर या जीरो आवर के अंदर उनसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको आंसर देना होता है। तो अभी एक रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या रिमोट ईवीएम को आने वाले समय के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उनके अंदर यूज किया जाएगा। तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हम आने वाले समय के समय इलेक्शन का जो आने वाले जो स्टेट्स में जो इलेक्शन है या जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर रिमोट ईवीएम को नहीं यूज किया जाएगा। अगर हम बात करें रिमोट ईवीएम की, तो ये क्या है रिमोट ईवीएम? स्टूडेंट्स, रिमोट ईवीएम बेसिकली एक वोटर कोई एक वोटर है, उसको ये एनेबल करता है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वो रजिस्टर है, लिस्टेड है, तो अपना वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज कर सकता है इस रिमोट ईवीएम के थ्रू। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, ये रिमोट ईवीएम का भी जो प्रेजेंट कैपेसिटी बताया गया है वो बताया गया है कि जो 72 यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनको एक रिमोट ईवीएम के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो इंटरनल माइग्रेशन, जो डोमेस्टिक माइग्रेशन, वो आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बेटर इंडस्ट्री नहीं है, बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लोग अपनी जॉब के लिए, बेटर लाइफ के लिए माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स को। तो आपको देखने के लिए मिलता है कि रिमोट ईवीएम वहाँ पे बेनिफिशियल हो सकती है। बट अभी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर कोई भी चेंज लाना होता है तो उस समय गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे कानून हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का है, 1951 का है, दो एक्ट हैं। इन दोनों एक्ट्स के अंदर चेंज लाने होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेजेंट स्टैट्यूट हैं उनके अंदर चेंज नहीं लाया गया है। तो उनके अंदर अगर चेंज नहीं लाया गया है तो अभी इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट कराने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं जिसके थ्रू इलेक्शन को बेटर वे में यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सके, फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट किया जा सके। जब रिमोट ईवीएम के ऊपर कोई भी वोटर अपना वोट देने के लिए पहुँचेगा तो वो उसको अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको स्कैन करना होगा, और स्कैन करने के साथ ही उनकी जो बैलेट पेपर है, उनका जो बेसिकली जो पर्सन है जो वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, तो उनका जो नाम है उसके सामने अपीयर होंगे और वो अपना वोटिंग जो राइट है, जो अधिकार है उसका वोट देने का, उसको यहाँ पे वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये रिमोट ईवीएम के बारे में था। आप देखें कि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कंडक्ट कराना है वो आर्टिकल 324 के अंदर मेंशन किया गया है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको हमने डिफरेंट बार अलग अलग तरीके से उनको कवर किया है। आप जाके उसका जो वीडियो है वो भी देख सकते हो। ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम कवर किए हैं उसको। तो ये रिमोट ईवीएम के बारे में था। एक वोटर को, जो माइग्रेंट वोटर है, उसको अपनी वोटिंग राइट का एक्सरसाइज करने की पावर देता है एक सिंगल मशीन के थ्रू। यहाँ पे आप जो रिमोट पोलिंग बूथ के रूप में ये एक ईवीएम है वो वर्क करेगी। तो अभी इसको जो लाने का कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है पीएम कुसुम योजना के बारे में।
पीएम कुसुम योजना के बारे में आपने ज़रूर रीड किया होगा। प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। बेसिकली फार्मर्स को एडिशनल इनकम देने से रिलेटेड ये स्कीम थी कि फार्मर्स अपनी जो बैरन लैंड है, ऐसी ज़मीन जो काम नहीं आती है, उस ज़मीन के अंदर बेसिकली वो ये सोलार के जो सोलार के जो सेट हैं वो लगाएं और उसके थ्रू जो यहाँ पे जो यूनिट जो बिजली है, जो सोलार एनर्जी है, उसको प्रोड्यूस करें, अपने फार्म सेक्टर में भी उसको यूज़ करें। उसके साथ साथ वो यहाँ पे बेच भी सकते हैं, जो ग्रिड हैं उनको अपनी जो बिजली है वो बेच सकते हैं और एडिशनल इनकम अपनी जनरेट करें। इसकी वजह से ये स्कीम है वो लॉन्च की गई थी, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने से रिलेटेड। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? पीएम कुसुम योजना के जो भी टारगेट्स है वो यहाँ पे अचीव नहीं हो पाए, तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि ये जो जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है, जिसको हेड करते हैं आर.के. सिंह नाम के जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो हेड करते हैं। एक्स जो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सिविल सर्विस से रिलेटेड ही पर्सन हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो ये मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा पीएम कुसुम योजना चलाई गई थी और पीएम कुसुम योजना का मेन टारगेट ये था, ये 3 कंपोनेंट के अंदर ये बटी हुई स्कीम है। 3 कंपोनेंट ये हैं कि यहाँ पे ग्रिड से कनेक्टेड जो यहाँ पे रिन्यूएबल पावर जो पंप्स हैं वो यहाँ पे चलाने हैं। सेकंड यहाँ पे ये है कि बेसिकली स्टैंड अलोन जो पावर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पावर सोलार पंप्स हैं उनको चलाया गया है और एक ग्रिड से कनेक्टेड एग्रीकल्चर के जो पंप्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। तो 3 इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। 2 बार ग्रिड से कनेक्टेड है, 1 बार ग्रिड से नहीं कनेक्टेड है, अपना खुद के पर्सनल यूज़ के लिए उसको बनाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीएम कुसुम योजना क्या है, उसके टारगेट्स क्या क्या थे, उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रीड कर सकते हो। एक डिसेंट्रलाइजेशन एंड सोलराइजेशन करने से रिलेटेड है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और हमारे फार्मर्स के द्वारा ओवर इरीगेशन की जो एक्टिविटी है वो की जाती है। वो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। ओवर इरिगेशन की वजह से सैलिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर में, और सैलिनेशन की वजह से जो एनपीके रेशियो है, एग्रीकल्चर का जो एनपीके रेशियो है वो आपको डिसबैलेंस देखने के लिए मिलेगा। एनपीके रेशियो इवन जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका भी ओवर यूज की वजह से आपको डिसबैलेंस है वो देखने के लिए मिलता है। 2016 के समय में जो इकोनॉमी सर्वे आया था उसने एक चैप्टर है, बेसिकली एनपीके का जो रेशियो है वो डिसबैलेंस किस तरीके से हुआ है उसके बारे में एक चैप्टर उन्होंने लिखा था। तो अगर आपको कभी समय मिले तो एनपीके के रेशियो के बारे में ज़रूर से देखना और देखना कि किस तरीके से ये इम्बैलेंस हो चुका है, स्पेशल जहाँ पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एरिया है, पंजाब हरियाणा का जो रीजन है जिसके अंदर ईस्टर्न राजस्थान भी है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी है, तो इस एरिया के अंदर जो एनपीके का जो रेशियो है किस तरीके से डिसबैलेंस हो चुका है, किस तरीके से यहाँ पे चेंज आ चुका है। तो स्टूडेंट्स पीएम कुसुम योजना है ये फार्मर्स को एडिशनल इनकम से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। चाइल्ड मैरिज का ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है कि आसाम के अंदर जो वहाँ पे पुलिस है उसके द्वारा 2000 के आसपास जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है, वो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हैं। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज की जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिली हैं, तो इनको चाइल्ड मैरिज इवन द पोस्को एक्ट है उसके अंडर में इनको अरेस्ट किया गया है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट चाइल्ड मैरिज की, इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज के जो कानून है, जिसको ये जो एक्ट है जिसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है, वो एक्ट है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929। फिर 2006 के समय में चाइल्ड मैरिज का प्रोहिबिशन एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसने 1929 का जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट है उसको रिप्लेस किया है। उसी एक्ट के थ्रू सबला जो एक्टिविटी है, सबला जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के द्वारा चलाया गया है कि जो गर्ल्स हैं 11 साल से लेकर 18 साल की उम्र की जो गर्ल्स हैं उनको बेसिकली अवेयर किया जा सके उनके राइट्स से रिलेटेड, और चाइल्ड मैरिज के जो नुकसान हैं उसके बारे में उनको बताया जा सके। तो सबला प्रोग्राम चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जिससे कि गर्ल्स को यहाँ पे अवेयरनेस है वो जनरेट की जा सके। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चाइल्ड मैरिज की, तो चाइल्ड मैरिज बेसिकली इससे रिलेटेड एक कमेटी है, जो चाइल्ड मैरिज की जो एज है उससे रिलेटेड एक कमेटी है, 2020 के समय वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उस कमेटी को हेड किए थे जया जेटली। तो जया जेटली कमेटी के रूप में जानते हैं। जया जेटली कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है
कि जो गर्ल्स की भी जो चाइल्ड की एज है उसको 21 कर देना चाहिए। जो गर्ल्स की जो चाइल्ड की जो गर्ल जो हैं उनकी जो मैरिज की एज है उसको 21 कर देना चाहिए। और 21 कर देने की वजह से यहाँ पे जो आपको चाइल्ड मैरिज की जो केसेज हैं कम से कम देखने के लिए मिलेंगे। बट काफ़ी सारे ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा इस एज को रेज करने से रिलेटेड जो उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, गवर्नमेंट के इस मूव को वो अपोज करते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो प्रपोजल फेज के अंदर ही है, अभी काफ़ी सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। अभी ये जो प्रेजेंटली ऑन पेपर अभी पास नहीं हो चुकी है कि 21 जो एज है गर्ल्स की, रिकमेंड जरूर की गई थी जया जेटली कमेटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल है वो भी लाया गया था। इवन लास्ट ईयर मई और जून के समय में जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनके द्वारा और काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके द्वारा एक फोरम भी क्रिएट किया गया जिसके अंदर में जो गर्ल्स की जो चाइल्ड की जो एज है जो मैरिज की उसको यहाँ पे रिड्यूस इंक्रीज करने से रिलेटेड जो उनके द्वारा अपोज किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है रूरल एंड आर्कोलॉजिकल जो टूरिज्म है G20 से रिलेटेड। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों है स्टूडेंट्स, आने वाले आपको पता है कि जो 2021 के अंदर जो G20 की जो मीटिंग होगी उसको इंडिया के द्वारा हेड किया जाएगा। G20 की मीटिंग को इंडिया के द्वारा हेड किया जाएगा। तो इस G20 की मीटिंग के अंदर इंडिया के जितने भी डाइवर्सिटी है, कल्चर है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सभी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पे मीटिंग होती है। हर एक जो कंट्री है उनका डेलीगेशन आते हैं। तो उसका एक टूरिज्म से सेक्टर से रिलेटेड जो मीटिंग है रण ऑफ कच्छ के अंदर होने वाली है। रण ऑफ कच्छ के अंदर जब ये मीटिंग होने वाली है तो वहाँ पे बात किया गया है इंडिया की जो रूरल टूरिज्म है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए। क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट्स, जो बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में यूनाइटेड नेशन का जो टूरिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन के अंदर लोकेटेड है, तो स्टूडेंट्स इस UNWTO के द्वारा इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे विलेज हैं जिनको बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। आप देखिए कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर एक विलेज है लाडपुर खास, उसको वहाँ के आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेजिग्नेट किया गया था बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में। इवन उसको आपको खोनोमा नाम का जो विलेज है वो देखने के लिए मिलता है, इको टूरिज्म से रिलेटेड नागालैंड का ये विलेज है खोनोमा। इसके अलावा कोंगथोंग नाम का जो विलेज है जो विसिल की अपनी जो एक्टिविटी है जिनकी वजह से न्यूज़ के अंदर रहता है, वो मेघालय का विलेज है, उसको भी रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया था। तेलंगाना से जो पोचामपल्ली नाम का जो विलेज है उसको डेजिग्नेट किया गया था वर्ल्ड UNWTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में। पोचामपल्ली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वो ही विलेज है जहाँ से भूदान आंदोलन, जो लैंड का डोनेशन से रिलेटेड जो आंदोलन है विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो वो आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था भूदान, वो वहीं से पोचामपल्ली से ही चलाया गया था। और पोचामपल्ली और भी अपनी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। हमारे कल्चर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं पोचामपल्ली के अंदर। तो यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया का जो रूरल टूरिज्म है उसको भी प्रमोट किया जाएगा और जो आर्कोलॉजिकल टूरिज्म है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा G20 की इस होने वाली मीटिंग के अंदर। स्टूडेंट्स, G20 की मीटिंग के अंदर ही यहाँ पे जो धोलावीरा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली ऐसी साइट है इंडिया से जिसको यहाँ पे यूनेस्को का हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। धोलावीरा के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे मेटलर्जी के एविडेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, वाटर रिजर्वेयर आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे उन सब विलेज टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा G20 की मीटिंग के अंदर में। तो ये इन विलेजों के बारे में, UNWTO के बारे में आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर है यहाँ मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो आज के करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया ये G20 की मीटिंग के समय जो टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा उसके बारे में। चाइल्ड मैरिज के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे PM कुसुम योजना के बारे में जो किसानों को एडिशनल इनकम से रिलेटेड है। और रिमोट EVM के बारे में देखा कि कैसे अपना जो वोटिंग ID कार्ड है उसको यहाँ पे स्कैन करते ही आप एक रिमोट EVM के थ्रू आप अपना वोट है वो कास्ट कर सकोगे। हमारे डोमेस्टिक माइग्रेट जो वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट देने से रिलेटेड ये स्कीम है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है वो गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले समय में ज़रूर लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये करंट अफेयर का डिस्कशन का लेक्चर था। कंटिन्यू आपसे इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे आपको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।